फजीलत, इफ्तार की रौनक हम पूरी करेंगे दस्तरख्वान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्स रसोई, पीर से ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल मामला, कम उम्र मुलजिम के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आज सुना सकता है फैसला। श्रीनगर के ओल्ड सेक्रेटेरिएट में लगी आग पर पाया गया काबू, हुकूमत ने जांच के दिए अहकामात। मध्य प्रदेश और झारखंड में सड़क हादसे, कम से कम 13 अफराद हलाक। मगरबी बंगाल में पंचायत चुनाव का पहला मरहला आज, प्रोलिया, बंकुरा और मगरबी मिदनापुर में डाले जा रहे हैं वोट। और चुबार दरअंदाजी पर चीन की पर्दापोशी की कोशिश, कहा फौज की गश्त उनकी हुदूद तक ही महदूद। 16 दिसंबर के दिल्ली इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल केस में आज का दिन इंतहाई अहम है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस केस के कम उम्र मुलजिम के खिलाफ आज अपना फैसला सुना सकता है। कम उम्र मुलजिम के ताल्लुक से बोर्ड ने अपनी जांच 5 जुलाई को मुकम्मल कर ली है। इसने इसके खिलाफ जांच का आगाज मार्च में किया था। दिल्ली पुलिस ने इस कम उम्र मुलजिम को इस केस के 6 मुलजिमों में सबसे सफ़ाक करार दिया था। यह कम उम्र मुलजिम गुज़िश्ता महीने सिने बुलूगत को पहुंच गया है और अगर बोर्ड इसे कसूरवार करार देता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 3 बरस की सजा होगी। उधर समाजी कारकुन मुलजिम को सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि उसे भी उतनी ही सजा होनी चाहिए जितने की बाकी के मुलजिमों को हो रही है। क्योंकि ये कह के कि वो जुवेनाइल है उसको छोड़ देना ये सरासर गलत है। क्योंकि अगर वो जुवेनाइल है और इतने बड़े अपराध में शामिल है, कहाँ से जुवेनाइल हो गया? वो उसका दिमाग जो है, उसका मेंटली ही इज करेक्ट, उसका दिमागी तौर पे वो पूरी बालिग हो चुका है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि उसको एक बच्चे का दे के जुवेनाइल समझ के उसे छोड़ देना चाहिए या सजा खत्म कर देनी चाहिए। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां की गरमाई राजधानी श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट की 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। स्टोर रूम में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग बुझाने वाली कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस भयानक आतिशबाजी की वजूहात का फौरी तौर पर कुछ पता नहीं लग सका है। खुशकिस्मती से इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आतिशबाजी की जांच का हुक्म दे दिया गया है। आइए इस हादसे पर और बात करने के लिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 10 बजे से पहले यह आग लगी थी, अब वहां पर हालात कैसे हैं? कितना आग पर काबू पाया जा सका है? देखिए हुरैरा, काफी मुश्किल के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद आग पे बनाकर काबू पाया गया है। लेकिन मैं ये कहूँ कि पहले जो बिल्डिंग है खाकिस्तान हुई तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आग पे काबू पाया जा सका। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये इमारत जो है लकड़ी की बनी थी, तो इस वजह से इसमें जो पहले लकड़ी जल गई तो उसके बाद फायर ब्रिगेड का जो अमला था, फायर ब्रिगेड जो लगे थे, तो उन्होंने भी हर मुमकिन कोशिश की कि आग पे काबू पाया जा सके। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि
पहले पूरा खाकस्तर हुई है बिल्डिंग और उसके बाद जो मलबा बचा है उसमें अभी भी पानी फेंका जा रहा है, लेकिन आग बेकाबू पाया गया है और नुकसान जो है बिल्डिंग का तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 100% नुकसान हुआ है इमारत का। और इसमें कहा जा रहा है, अभी हमने कई लोगों से बात की, कई सोर्सेज का ये कहना है कि अहम कागजात, खासतौर से जंगलात के कागजात इसमें जले हैं और बाकी इंपॉर्टेंट कई डॉक्यूमेंट्स थे, कई फाइलें थी जो इसमें जल गई हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हुरैरा जी, रिफत अब्दुल्ला, जानना चाहेंगे कि इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से किसी तरह का बयान आया है और वहां पर हुकूमत के या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन लोग मौके वारदात पर पहुंचे हैं? देखिए वहाँ पे तो मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ सेक्रेटरीट जो है, सेक्रेटरीट में काबीना वजीर भी रहते हैं। हमने चीफ मिनिस्टर से भी पूछने की कोशिश की थी, उनकी एक तकरीब थी यहाँ पर, वहाँ पे हमने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अभी जो फायर सर्विसेज के जो एहलकार हैं, आला अफसरान हैं, उनका ये कहना है कि ये जो आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन अभी इब्तिदाई तौर पे ये कहा नहीं जा सकता है क्या हुआ, कैसे हुआ। और इब्तिदाई तौर पे यही कहा जा रहा है कि अहम कागजात इसमें जले हैं और ये बिल्डिंग जो है खाकस्तर हुई है। उस इलाके के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो काफी खफा हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इलाका उनके लिए जो था वल्नरेबल था और इतनी भयानक आग लगी और वो भी खौफजदा हो गए, उनके मकानों को भी नुकसान हुआ, पानी से भी उनको जुज़वी नुकसान हुआ। और पहले आग लगी थी, जो छत है उनकी छत जो है यहाँ पे अक्सर 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारतें होती हैं, ये भी तकरीबन 3 मंजिला इमारत थी जो खाकस्तर हुई। तो इसकी वजह से इसकी आग इतनी तेज थी क्योंकि की बिल्डिंग बनी थी, तो आग जो है इर्द गिर्द के जो मकानात थे वो भी बहुत गर्म हो गए और उसकी वजह से आग उनमें लगी। लेकिन फायर सर्विसेज का जो अमला है उन्होंने फौरन उन्हीं रिहायशी मकानात को पहले ये जो है वहाँ पे आग की कोशिश की और उन मकानात को बहुत हद तक बचाया गया, जिसमें नुकसान हुआ, लेकिन ये जो इमारत है ये खाकस्तर हुई। जी, रिफत अब्दुल्ला, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि इतनी भयानक आग लगी थी, पूरी इमारत जलकर खाकिस्तर हो गई है और इसके अंदर जो इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स, कागजात थे वो भी जलकर खत्म हो गए, तमाम रिकॉर्ड जलकर तबाह हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस आग के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? देखिए ये तो तहकीकात का जो ऑर्डर दिया जाएगा तो उसके बाद ही ये पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार है, कैसे हुआ, पहले आग क्यों नहीं बुझाई गई। ज्यादा सवाल बड़ा ये है कि अगर आग नमूदार हुई तो तब तक, जब तक ये पूरी बिल्डिंग जल गई, तब तक आग पे काबू क्यों नहीं पाया जा सका। पहले ही ये सवाल है कि सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का हेडक्वार्टर वाक़ा है, वहां से सिर्फ एक फोन करके 2 मिनट में फायर ब्रिगेड आ सकता है। और वहां पे सेक्रेटरीट के बारे में मैं बता दूं कि वहां पे कम से कम 2 फायर टेंडर्स की गाड़ियां जो है 2 फायर टेंडर्स रहते हैं, हमेशा वो तैनात होते हैं वहां पे। अगर आग नमूदार हुई तो बहुत जल्द इस पे काबू क्यों नहीं पाया जा सका, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुतल्लिका लोगों को जरूर देना होगा। जी, रिफत अब्दुल्ला, इस तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार नाज़रीन हम आपको फिर बता दें, श्रीनगर सेक्रेटरीट में लगी आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और अच्छी खबर यह है कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। शहरी जन सहभागी योजना जन सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए शहरी विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम। योजना के तहत राजकीय शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालय, कार्यालयों हेतु समस्त स्थायी निर्माण व उपकरण, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैंडपंप व पेयजल और जल संग्रहण से जुड़े कार्यों के साथ समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण एवं सौंदर्यकरण के अलावा अन्य किसी योजना में निर्मित अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के साथ साथ शमशान एवं कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण करवा सकेंगे। योजना के तहत कार्यों की कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा, 30% जन सहयोग व शेष 20% स्थानीय निकायों के अलावा शमशान व कब्रिस्तान भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए जन सहयोग की राशि 10% एवं शेष 90% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला कलेक्टर या नगरीय निकाय में संपर्क करें। जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित होता शहरी विकास। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow.
सुपर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ब्रेक के बाद खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के शाजापुर में भयानक सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और ट्रक में टक्कर हो जाने के सबब 8 अफराद की मौत हो गई है, जबकि कई अफराद जख्मी हैं। टकराने के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। शदीद जख्मियों को उज्जैन के अस्पताल रेफर किया गया है। एक्सीडेंट हुआ है जिसमें टोटल घायलों की संख्या हमारे यहाँ पर 8 है, जिसमें 4 को हमने उज्जैन रेफर कर दिया है, सीरियस हेड इंजरी है, और 7 लोग मृत हो गए उसमें। ये लोग 12 के रहने वाले थे। उधर झारखंड में भी रामगढ़ जिले के कोठार में कौमी शाहराह 23 पर सड़क हादसे में कम से कम 6 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि एक बस और ऑटो में टक्कर के नतीजे में ये हलाकतें हुई। जराये के मुताबिक हादसे के बाद बस सोखी नदी में गिर गई। सभी महलूकीन का ताल्लुक रामगढ़ जिले के लोदामा गांव से है। हादसे के बाद पुलिस के ताखीर से पहुंचने पर पुलिस को मकामी लोगों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। लोधमा से छतमांडू पंचायत के लोधमा गांव से ये गाड़ी रामगढ़ की ओर जा रही थी, जिसमें रामगढ़ के स्टूडेंट और पढ़ने वाले छात्र छात्राएं थी, पर काम करने वाले मजदूर लोग भी थे। इसमें जो है सो रामगढ़ की ओर से आ रही शांति ट्रेवल्स ने सीधी टक्कर एकदम बीच रोड में मार दिया, जिसमें से टेम्पू में ऑटो में जितने भी लोग थे 3 यहाँ स्पॉट लाशें पड़ी हुई हैं और 3 जो है सो अभी तक पता चल रहा है हॉस्पिटल में भी 3 की मौत हो चुकी है और सारे लोग जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में है, जिनको अब वहाँ क्या दशा है, वहाँ से उम्मीद है कि उनको रांची रेफर किया जा रहा है। और अब बात करेंगे मगरबी बंगाल इंतखाबात की, जहां पंचायत इलेक्शन के पहले मरहले के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। पुरुलिया, बांकुरा और मगरबी मिदनापुर अजला के तकरीबन 75 लाख वोटर 25,646 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ये तमाम इलाके हालिया अरसे तक नक्सलियों के जेर असर रहे हैं। कुल 10,038 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। पंचायत चुनाव के मामले पर ममता हुकूमत और रियासती चुनाव कमीशन के बीच टकराव रहा है। टकराव की एक वजह रमजान में पोलिंग भी है। दो 2006 में हुए मुंबई के लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम धमाकों की आज बरसी है। इन धमाकों को हुए 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस केस का फैसला मकोका की खुसूसी अदालत में जेर समात है। इस मामले में अभी अदालत को एक मुलजिम का बयान भी रिकॉर्ड करना है, जो इस केस में दिफाई गवाह बनना चाहता है। मकोका अदालत के जज YD शिंदे इस मामले में 180 इस्तिगासा गवाहों के बयानात कलमबंद कर चुके हैं, जबकि दिफाई गवाहों में से 4 मुलजिमीन समेत 40 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और 5वें मुलजिम का बयान रिकॉर्ड किया जाना है। मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए इन धमाकों में 200 अफराद हलाक जबकि 700 अफराद जख्मी हुए थे। चीन ढटाई पर उतरा हुआ है। उसने चुमार सेक्टर में दरअंदाजी की अपनी हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। चीन के मुताबिक उसकी फौज की सरगर्मियां उसके हुदूद तक ही महदूद हैं। वाज़ेह है कि चीनी फौज ने चुमार सेक्टर में 17 जून को दरअंदाजी की थी और निगरानी के लिए नस्ब कैमरे भी तोड़ दिए थे। चीन सरहद पर अमन बरकरार रखना चाहता है और साथ ही उसकी फौज हिंदुस्तानी हुदूद में घुसकर तोड़फोड़ भी करती है। ये दोहरा अमल चीन के कौलो-फेल में तजाद का मजहर है। फौज की हरकत से चीनी क़यादत बेखबर तो नहीं हो सकती, लिहाजा चुमर सेक्टर में PLA की ताज़ा दरअंदाजी की खबर पर उसका रद्द-ए-अमल फौज की दिफा में आना खिलाफ तवक्को नहीं है।
情况我也看到了有关的报道，但我不掌握有关情况。但我想说的是呢，中国的边防部队一直在中印边境地区的实控线中方一侧进行巡逻。当前中印边境地区的形势总体是稳定的，双方就在边界问题最终解决之前，不应单方面改变实控线地区的现状是有共识的。中方愿意同印方继续共同努力，维护好边境地区的和平与安宁。 चीन के मुताबिक सरहद पर सब कुछ ठीक ठाक है। उसके मुताबिक वहां हालत जूं की तूं बरकरार रहेगी। यानी ज़ेरे गौर बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के हवाले से चीन ने बिलवास्ता तौर पर यह कहने की कोशिश की है कि सरहद पर दोनों जानिब से किसी किस्म की कोई तामीरात अमल में नहीं लाई जाएगी जब तक मामला इत्तेफाक राय से सुलझा नहीं लिया जाता। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान को चीन की ये तजवीज़ कबूल नहीं है और वो अपने मौक़िफ़ से रवां माह के आखिर तक चीनी हुकूमत को वाकिफ़ करा देगा। चीन ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान से मिलकर वो सरहद पर अमन और सलामती की बरकरारी के लिए मुश्तरका तौर से कोशिश करेगा। वाज़ेह है कि 17 जून को चीनी फौज लद्दाख के चुमर सेक्टर में घुस आई थी। लद्दाख हिमाचल प्रदेश की सरहद पर वाक़ चुमर सेक्टर में घुसकर चीनी फौज ने चौकियों और सरहद पर निगरानी के लिए नस्ब कैमरे भी तोड़ फोड़ दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। उधर बीजेपी ने मनमोहन हुकूमत पर चीनी दरअंदाजी की ताज़ा खबर को दबाने का इल्जाम लगाया है। पार्टी ने हुकूमत से दरियाफ्त किया कि इस खबर को पहले आम क्यों नहीं किया गया। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि चीन हमें आंख दिखा रहा है और हमारी हुकूमत खामोश क्यों है। एप्रीहेंशन है कि क्या एंथोनी साहब की जो चीन यात्रा हुई थी और उसके पहले मेनन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनकी चीन यात्रा हुई थी, उसकी यात्रा के सहूलियत को बताने के लिए इसे दबाया गया। यह बहुत गंभीर सवाल है, हम इसका उत्तर जानना चाहेंगे। क्योंकि जब एंथोनी साहब गए थे चाइना तो वहां के एक बड़े मिलिट्री कमांडर ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी, आपको मालूम है। The BJP would like to know, is the government reassessing the level of engagement with China in view of its aggressive posture? जो चीन का एक प्रकार से बहुत ही एग्रेसिव पोस्चरिंग है उसके लाइट में भारत की सोच क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। And if China is entertaining the misconception or impression that India can be pushed around, then it is a very, very sad day as far as the integrity and sovereignty of India is concerned. खबर बिहार से है, जहां के पटना में बिजली फराहमी निजी हाथों में सौंपने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। गुज़श्ता 8 महीनों से टेंडर करने में लगी बिहार पावर होल्डिंग कंपनी के खिलाफ एक निजी कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई की SLAD स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशन कंपनी ने बिहार पावर होल्डिंग पर कई संगीन नौयत के इल्जामात लगाए हैं। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में 24 घंटे बिजली फराहमी का ऐलान कर चुकी हुकूमत पिछले 8 महीनों से टेंडर का खेल खेल रही है। दरअसल दारुल हुकूमत पटना में बिजली फराहमी, मेंटेनेंस और बिलों की वसूली की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपी जानी थी। पावर होल्डिंग कंपनी ने अक्टूबर 2012 में इसके लिए बाज़ाब्ता टेंडर भी जारी किया। 8 महीने का अरसा बीत गया, लेकिन टेंडर का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। पावर होल्डिंग कंपनी ने कई मरतबा टेंडर में तरमीम की और मामला तूल पकड़ता गया। हालांकि इस दौरान रियासत के दीगर शहरों मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में बिजली फराहमी और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप दी गई। पटना में जारी टेंडर के खेल ने अब नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। मुंबई की कंपनी SLAD स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशन ने हाई कोर्ट में एक अर्जदाश्त दाखिल करके पावर होल्डिंग कंपनी पर संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए हैं। अदालत में दाखिल अर्जदाश्त के मुताबिक एक मखसूस कंपनी को पटना में बिजली फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी के इल्जामात कुछ इस तरह हैं। पटना में बिजली फ्रेंचाइजी के लिए अक्टूबर 2012 में टेंडर निकाला गया, लेकिन बगैर किसी माकूल जवाज के इसे मनसूख कर दिया गया। उसी दौरान मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर का टेंडर फाइनल कर दिया गया। पटना का पुराना टेंडर मनसूख करके नया टेंडर निकाला गया। उसमें फ्रेंचाइजी की शराइत में तब्दीली की गई। नई शर्त ये लगाई गई कि 3 साल का तजर्बा रखने वालों को ही फ्रेंचाइजी बनाया जाएगा। SL के मुताबिक मुल्क में कहीं भी ऐसी शर्त को थोपा नहीं गया है। बिहार के दूसरे शहरों के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई गई है। SL के मुताबिक
एक मखसूस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की शर्त लगाई गई है। हाई कोर्ट में दाखिल अर्जदाश्त की फ़िलहाल सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन देखना ये होगा कि अदालत क्या फ़ैसला सुनाती है। तब तक पटना के लोग बदतरीन बिजली बहरान का सामना करने पर मजबूर रहेंगे। ETV न्यूज़ पटना। चलिए यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। तुम्हें मिला के। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज आलमी योम आबादी मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली में वजारत सेहत और गैर सरकारी तंजीम जनसंख्या स्थिरता कोष की जानिब से द वॉक टुवर्ड्स पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद और दिल्ली के वजीर सेहत के वालिया ने हरी झंडी दिखाकर वॉक का आगाज किया। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद ने मुल्क में बढ़ रही आबादी पर तशवीश का इजहार किया। देशवासियों को यही कहना है कि भारत की जो संख्या है जिस तरह से बढ़ रही है, 121 करोड़ हम पहले ही हो गए और इसको अगर हम रोकेंगे नहीं, हमारा प्लेनेट है, जो दुनिया है जिस पर धरती टिकी, हमारी जो धरती है उसका हमको हमारे जो हिस्से में आई है ज़मीन, वो सिर्फ 2.4, अगर 100% है तो उसमें हमारा हिस्सा ज़मीन का भारत का सिर्फ 2.4 है, लेकिन जो आबादी है हमारी वो 17% है। तो मतलब है कि 2.5% पे 17% आबादी है। तो ऐसे में हमको देखना होगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी है हमारे ज़मीन की वो बहुत कम है। इसीलिए लोग दरिया में भी, समंदरों में भी, पहाड़ों में भी, जंगलों में भी घर बनाते हैं, ज़मीन बनाते हैं, तो उसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट भी ख़त्म होता है और जितने चीज़ें उपलब्ध होने चाहिए वो भी नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए देशवासियों को इस दौड़ के ज़रिए हम उनको सतर्क करना चाहते हैं कि पूरे देश को जाग जाना चाहिए, खड़ा होना चाहिए और आबादी को नियंत्रण में रखना चाहिए और कम से कम सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, 6-7 बच्चे। नाज़रीन, आइए इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर खबर है कि झारखंड से गवर्नर राज को हटा लिया गया है और गवर्नर ने जेएमएम को हुकूमत बनाने की दावत दी है। ये इस पूरे मामले पर अपने रांची नुमाइंदे नौशाद आलम से बात करेंगे, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नौशाद, जानना चाहेंगे कि जराए से खबर मिल रही कि झारखंड में गवर्नर राज को खत्म कर दिया गया, क्या तफसीलात हैं, अभी तक क्या अपडेट है आपके पास? जी हुबैरा, अभी मैं बता दूं कि ये पिछले हफ्ते की बात है कि जब यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस के जरिए हुकूमत साजी की मुहिम छिड़ी गई थी, कवायद की गई थी और उसके बाद जो है यहाँ पे ये फैसला लिया गया था और ये 9 तारीख को 2 रोज कबल यहाँ पे जेएमएम
के जो सरबराह हैं, जो लेजिस्लेटिव लीडर हैं हेमंत सोरेन, उनके जरिए 43 अरकान असेंबली का एक ये हिमायत का एक खत जो है सौंपा गया था गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद को, और उसी बुनियाद पे कल जो है 10 तारीख को रिपोर्ट भेजी गई थी मरकजी हुकूमत को, और वहाँ पे आज जो मरकजी काबीना के जरिए ये फैसला लिया गया, उस पर मुहर लगा दी गई कि जब ये हुकूमत साजी के लिए जो जादुई आंकड़ा है, जो भी जो मतलूबा सीटें चाहिए, जो हिमायत चाहिए, वो है, और उसी बुनियाद पे जो है ना वहाँ पे वो फैसला लिया गया है। और अब यहाँ पे सदर राज का नफाज जो था पिछले 6 महीना से 19 जनवरी से यहाँ पे सदर राज नाफिज था, अब उसका खात्मा हो गया। आवाम में काफी खुशी का माहौल है कि अब एक दफा फिर जो है आवाम की जो है ना वो हुकूमत बनने जा रही है। अब गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद हेमंत सोरेन को मदऊ करेंगे, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 13 जुलाई को हेमंत सोरेन वजीर आला का ओहदा की हलफ लेंगे। ये उनके साथ साथ कांग्रेस के राजेंद्र सिंह की भी जो है हलफ बर्दारी की खबर मिली है, और साथ ही आरजेडी की लीडर अन्नपूर्णा देवी भी हलफ लेंगी। जी नौशाद, इस खबर के बाद कि झारखंड से गवर्नर राज को हटा दिया गया है, जेएमएम और खासतौर से कांग्रेस के जो अरकान है या इनके जो कारकुन है, उनमें किस तरह का माहौल है इस वक्त? जी हो रहा है, मैं ये बता दूं कि जेएमएम में पिछली हुकूमत में भी उनका ये दखल था, वो उनकी हिमायत से हुकूमत चल रही थी, बीजेपी की क़यादत में हुकूमत चल रही थी, लेकिन उनके साथ इख्तलाफ की बुनियाद पे ये वो दोनों अलग हो गए। और अब ये पहली दफ़ा आपको बता दूं हो रहा है कि रियासत की तश्कील के बाद पहली दफ़ा कांग्रेस का रास्त तौर पर जो है ये हुकूमत में वो शामिल हो रहे हैं। यानी ये कहा जाए कि उनके जरिए भी हुकूमत बन रही है। जेएमएम और कांग्रेस के अरकान असेंबली शामिल होंगे, उनके वजीर शामिल होंगे, हुकूमत में उनका पूरा दखल रहेगा, साथ ही आरजेडी की भी हिमायत उनमें शामिल है। तो ये जो अभी जो मुआहदा हुआ उसके मुताबिक 5 जेएमएम और 5 कांग्रेस के वज़रा होंगे, और साथ ही 2 आरजेडी से वज़रा होंगे, और साथ ही आज़ाद उम्मीदवारों की भी हिमायत हासिल है। इसलिए अभी जो वक्त है, इसका जो मियाद है पूरे 5 साल का, वो अभी उसमें से सिर्फ 18 महीने का ये बच रहा है, और इसमें उम्मीद है कि ये मुस्तकम तरीके से वो सरकार हुकूमत चलेगी। और इस हुकूमत और मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद यहाँ पे कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी खुशी का माहौल है। उनके कारकुन, उनके जो लीडरान हैं, वो काफ़ी खुश हैं कि एक दफ़ा उन्हें पहली बार उन्हें मौका मिल रहा है कि आवाम को और रियासत की तरक्की में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। जी नौशाद, आप झारखंड के सियासी मंजरनामे पर निगाह रखिए, हम आपसे फिर बात करेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, झारखंड से बड़ी खबर है जहां पर गवर्नर राज को तकरीबन 6 महीने के बाद हटा लिया गया है, और वहां की जो बड़ी पार्टी यानी जेएमएम और कांग्रेस को हुकूमत के लिए गवर्नर ने दावत दी है। हम आपको बता दें कि 19 जनवरी को झारखंड में गवर्नर राज नाफिज किया गया था। तकरीबन 6 महीने के बाद आज रियासत से गवर्नर राज को हटा लिया गया है। अवाम में काफी खुशी है इस ऐलान के बाद कि झारखंड में गवर्नर राज को हटा लिया गया है। वहां के जो मकामी लोग हैं और खासकर जेएमएम के कारकुनान या फिर जो कांग्रेस के कारकुनान हैं, उनमें इस ऐलान को लेकर काफी खुशी का माहौल है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।